अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजिया न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इमरान खान सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत क्यों लिखना चाहते हैं? क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बानी पीटीआई की शराइत पर मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी? क्या तहरीके इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के मुतालबे से पीछे हट गई है? बानी पीटीआई के अकाउंट से की गई मुतनाज़िर ट्वीट्स तहरीके इंसाफ के लिए पोलिटिकल स्पेस को कम कर रही है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? इमरान खान के दीगर मुकदमात का अंजाम भी साइफर केस जैसा ही होगा। अपोजिशन के एहतजाजी तहरीक हुकूमत के लिए किस किस्म की मुश्किलात पैदा कर सकती है? सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील पर पीटीआई के एतराज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं? नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी से नफरत को उम्मीद से बदलने की ख्वाहिश पूरी होगी? क्या इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दील करने का फैसला गलत है? नए बजट की मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? और मरियम नवाज की 100 कारकर्दगी काबिले इत्मीनान है? इन सब मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट अतर काज़मी। अतर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अतर, आज बैरिस्टर गौर ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। कल तक वो इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। आज इमरान खान के रवैये और सोच में तब्दीली की वजह क्या है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि कौन सी सियासी जमातें, इसलिए कि वो पहले भी बार बार ये मौक़िफ़ आ रहा है कि जी सियासी जमातों से हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से बात नहीं करेंगे। अगर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आप नून लीग से बात करें, पीपल्स पार्टी से बात करें और एमक्यूएम से बात करें, फिर तो ये मौक़िफ़ में तब्दीली है। अगर ऐसी बात नहीं है तो सियासी जमातों से तो वो पहले ही एंगेज कर रहे हैं। आपको पता है, हुकूमत से ही बातचीत करेंगे। जी, हुकूमत से, अगर वो हुकूमत से कह रहे हैं तो यकीनन ये एक पेशरफ्त है। अब ये देखते हैं कि आगे बातचीत होगी तो किस चीज के ऊपर होगी, कौन से वो पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर जो है ये बातचीत करेंगे, लेकिन मसाइल का हल तो बातचीत के जरिए ही है। बट व्हाट डू यू से, क्या वजह क्या है इस तब्दीली की, इस सोच की? क्योंकि पहले तो वो कहते थे हम एस्टेब्लिशमेंट के अलावा तो किसी और से मुज़ाकरात करेंगे ही नहीं। इमरान खान साहब भी यही कहते थे, आरिफ अलवी साहब भी यही कहते थे, और दीगर रहनुमा भी यही कहते थे कि हमने बात करनी है तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। क्या हुकूमत को आपको इख्तियारात मिल गए हैं जो मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए हैं? जो हुकूमत के पास जितने इख्तियारात हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे सामने है। इस वक्त तो देखें, बातचीत होगी, उन्हीं से बातचीत होगी जिनके पास इख्तियारात हैं, ये मौक़िफ़ है उनका। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग होगी कि खबर होगी कि क्यों उन्होंने हुकूमत से बातचीत पे जो है वो राजी हुए। एक बात तो आपको याद होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत हो रही थी तो वहां पे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी कहा था कि बातचीत से मसाइल हल करें। तो क्या ये जो बिल्कुल, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के मशवरे पे हो रहा है? अगर ये सुप्रीम कोर्ट के मशवरे पे हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। हमें खुशी है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का मशवरा माना जा रहा है। लेकिन ये टू बी ऑनेस्ट अगर इन मुज़ाकरात से कोई ये उम्मीद लगाए बैठे कि इससे कोई हल निकल आएगा, तो वो मुझे कोई ऐसी पेशरफ्त होती भी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, आपने सुप्रीम कोर्ट के मशवरे का जिक्र किया है, तो इमरान खान सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत क्यों लिखना चाहते हैं? सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात में सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होगा? अब डायरेक्ट मुज़ाकरात भी कर सकते हैं। जी, ये तो खत के मदरजात सामने आएंगे तो फिर ही पता चलेगा। लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पे सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था, ये खबर बाहर आई थी कि जनाब हम खत लिखेंगे। अब वो क्या हासिल करना चाहते हैं इस खत के जरिए, ये तो उनको पता होगा। लेकिन सियासी जमातों से देखें, इस वक्त उनका जो मौक़िफ़ है और जो हुकूमत में सियासी जमातें, वो बिल्कुल पोल्स अपार्ट है। वो एक उनका रुख उस तरफ है, उनका रुख उस तरफ है। अगर इमरान खान साहब की या उनकी जमात की शराइत मान ली जाए तो फिर तो हुकूमत रहेगी नहीं, फिर तो हुकूमत चली जाएगी। आप इस्लामाबाद के 3 एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमें इंतखाबी मैंडेट की वापसी दी जाए और 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और फेयर ट्रायल का हक भी। तो ये मुतालबात तो ऐसे हैं कि हुकूमत आई डोंट थिंक सो कि तस्लीम करेगी। बिल्कुल, आप देख लेना इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं, उन 3 हलकों के हवाले से पहले हुकूमती जो जमात है नून लीग, उनका ये मौक़िफ़ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना सुने, ट्रिब्यूनल में भेजें। जब वो मामला ट्रिब्यूनल में गया और वहां पे कहा गया कि बयान हल्फी जमा करवाएं, तो वो कहते नहीं जनाब, ये मामला आप किसी और ट्रिब्यूनल में भेजें। और किसी रिटायर्ड जज को गालिबन कोई ट्रिब्यूनल में नामजद वगैरह भी कर दिया गया है और अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको एक तरह से मुअत्तल कर दिया या रोक दिया फिलहाल। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी से मुज़ाकरात करके किसी को रिलीफ दे सके।
اگر ایز اے حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے شجیہ ہم بات کریں، کیا شہباز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ عمران خان کو کوئی ریلیف دے سکیں، یا زرداری صاحب اس پوزیشن میں ہیں؟ تو یہی وہ وجہ ہے، یہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ بات چیت ہوگی بھی تو یہ ایک طرح سے وہ خانہ پوری ہوگی، اس سے کوئی نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ اچھا اطہر، مذاکرات کے لیے ایک ماحول ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں ویسے دیکھیں تو آپ یہ چیزیں دیکھیں تو دونوں طرف سیز فائر ہونا ضروری ہے، بٹ اگر دیکھا جائے تو حکومتی کارروائی آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے پارٹی سیکٹریٹ کو سیل کر دیا گیا، نئے مقدمات کر دیے گئے، کنونشن ہوا اس میں بھی انہوں نے مقدمہ کر دیا، عدالت جانے سے روک دیا، شبلی فراز کے گھر کارروائی کر دی گئی، تو کس طرح سے مذاکرات ہوں گے اس طرح کے ماحول میں؟ اور آپ پی ٹی آئی کے بیہیویئر کو بھی دیکھیں تو ادھر بھی کوئی لچک سامنے نہیں آ رہی، وہ ٹویٹس پہ ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں دونوں طرف سے ہوتا ہے نا، اب تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ تحریک انصاف کو بھی دیکھنا پڑے گا، ان کی لیڈرشپ کو بھی دیکھنا پڑے گا، آپ کے سیاسی مخالف ہیں، آپ ان کے اوپر ضرور الزامات لگائیں، ان سے بات چیت کریں، لیکن میرے خیال میں ساری بحث کو اداروں کی طرف موڑ دینا وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس پہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اگر آپ اس طرح کا ماحول رکھیں گے تو پھر کیسے بات چیت ہوگی۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف حکومت کا کنڈکٹ دیکھیں، جو خواتین ان کی ورکرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ جو ہی جیل سے ان کو ضمانت ملتی ہے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پھر جس قسم کی قانون سازی کی باتیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، آپ نے ان کے نکاح کا مقدمہ بھی کر دیا، ان کا نکاح بھی خدا نخواستہ ختم کر دیا، تو کیا حکومت کی جانب سے کوئی آپ کو پیش رفت نظر آ رہی ہے؟ لیکن اطہر سوال یہ کہ پھر یہ پہلا قدم اٹھائے گا کون؟ پہل کون کرے گا؟ پہلی تالی کس نے بجانی ہے؟ پی ٹی آئی نے بجانی ہے، حکومت نے بجانی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے بجانی ہے؟ کیونکہ پھر اگر یہ ایسا ہوگا کہ وہ پیش رفت کے لیے پہلا سٹیپ اٹھائیں گے تو پھر تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے، آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ بیک فٹ پہ آ گئے ہیں، آپ نے شکست مان لی ہے۔ نہیں میں نہیں سمجھتا اس کو، ٹو بی آنیسٹ یہ تو حکومت کے ہاتھ میں چیزیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بہت سارے الزامات لگتے تھے، 9 مئی میں ان کا نام آتا تھا، لیکن وہ اب حکومت وہاں پہ چلا رہے ہیں، اداروں کے ساتھ وہ تعاون بھی کر رہے ہیں، بہترین قسم کا وہاں پہ سارا نظام جس طرح بھی حکومت کا چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی کی شکست یا ہار ہے۔ اگر وہ اس طرح سوچ رہے ہیں تو یہ پاکستانیت کی سوچ نہیں ہے۔ ہر کسی کو پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا، اپنی انا کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا، چاہے حکومت ہو جائے یا اپوزیشن ہو جائے، تو تبھی یہ معاملات حل ہوں گے۔ اگر ہر کوئی اتنا انا پرست ہوگا تو پھر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اظہر، اگر ہم اطہر بات کریں ماضی کے مذاکرات کی، تو چاہے آپ نے جدہ جانا ہو، لنڈن جانا ہو، یا بے نظیر نے NRO لینی ہو، یا وطن واپس آنا ہو، تو یہ سارے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کرتے تھے، تو راتوں رات ساری چیزیں، ساری ڈیلز ہو جاتی تھی۔ سو یو تھنک آج اگر یہ جو آج حکومت میں ہے اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے مذاکرات کرے، تو آپ کا ماضی آپ کے سامنے ہے، وہ مثال کہ آپ خود ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے، آج آپ عمران خان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سے بات کریں۔ دیکھیں نا جی، 3.5 سال جو ان کا موقف یہ تھا کہ عمران خان سے تو ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ اس کے لانے والوں سے ہے، یہ تو سلیکٹڈ ہے، ہمارا مسئلہ سلیکٹرز کے ساتھ ہے، اور یہی بیانیہ انہوں نے 3.5 سال آج عمران خان صاحب اور ماضی میں جی آج عمران خان صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کو بھی لانے والوں سے مسئلہ ہے، لانے والوں سے مسئلہ ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی ان کے سے تو کوئی، یہ تو ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھے تو اصل مسئلہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اس میں دیکھیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہر کسی کو اپنے اپنے کردار کو تھوڑا سا ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں یہ 90s کا دور نہیں ہے، نہ ہی یہ ارلی 2000 کا دور ہے، نہ یہ ڈیولپمنٹ کا دور ہے، یہ اس وقت رائٹس کا دور ہے۔ آپ کو کوئی ووٹ ڈیولپمنٹ پہ نہیں پڑا، لوگ اپنے رائٹس کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ جتنا رائٹس کو دبانے کی بات کریں گے، چاہے وہ حقوق عزت کا بل ہو جائے، کوئی فائر وال ہو جائے، لوگوں کی زبان بندی ہو جائے، اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا۔ اس وقت لوگوں کی جو ساری کی توجہ ہے وہ ہے اپنے حقوق، جو آئین ان کو حقوق دیتا ہے۔ تو جب تک ہم لوگ ان کو ان کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو یقین کیجئے اسی قسم کی صورتحال رہے گی۔ اس میں سیاسی جماعتوں کا کردار بھی ہے، اداروں کا کردار بھی ہے، سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اچھا اطہر، ایک اور پولیٹیکل اسٹریٹجی جو انہوں نے اپنائی ہے، انہوں نے محمود خان اچکزئی کو مذاکراتی عمل کی سربراہی کا انہوں نے بنا دیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں عمران خان صاحب کا، تو وہ یہ ہے کہ اگر پارٹی کو کمٹ کر لے لیکن عمران خان صاحب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ یو ٹرنز
لینے کے ماہر ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر کوئی چیز طے ہو جاتی ہے تو کیا عمران خان صاحب بھی اس کو بائی کریں گے، اس پہ سٹینڈ لیں گے، یا پھر وہ پھر یو ٹرن لے لیں گے کہ یہ کمٹمنٹ ادھر کر کے آئیں گے اور وہ کہیں گے نہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو ٹرم ہے یو ٹرن، اور صرف خان صاحب سے اسپیسیفک اس کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھ لیں، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں عمران خان کے نہیں، لانے والوں سے وہ تو اس مسئلہ کو ہے. اون کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نا لیڈر تو یو ٹرن لیتا ہے نا. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. ہاں، وہ دیکھیں، یو ٹرن تو آگے اگر دیوار ہو تو تب تو لینا ہی پڑتا ہے یو ٹرن. پر میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ ہماری سیاست کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو یہ کہتے تھے کہ جناب ہمارا سارا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، باجوہ صاحب سے ہے، فیض صاحب سے ہے، انہوں نے ہماری حکومت گرائی. جو میاں صاحب بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے، آج کدھر ہے وہ؟ کیا اس کے اوپر کسی نے ایک دفعہ بھی کہا کہ وہ یو ٹرن ہوا ہے؟ تو وہ یو ٹرن تو یہاں پہ ایسے ایسے ہوئے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، جس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی یو ٹرن لیے ہیں. یہ وہی لوگ تھے نا جن کے حوالے سے کہا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. مشرف صاحب کہتے تھے کہ بی بی ہو جائیں یا میاں صاحب ہو جائیں، یہ تو ہسٹری کا حصہ ہے. لیکن وہ دوبارہ آئے، ان کے اوپر کس قسم کے مقدمات تھے. آرمی چیف کا طیارہ اغوا کر لیا مبینہ طور پہ نواز شریف نے. آج وہی نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں، ان کی حکومت بھی بنی، اس کے بعد وہ وزیر اعظم بھی بنے. تو پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. اگر کوئی چیز کسی چیز پہ وہ ایگری کریں گے، وہ تو بات کی بات ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، کسی بھی چیز کے اوپر ایگریمنٹ ہوگا ہی نہیں. اس لیے کہ محمود اچکزئی صاحب، بڑا مجھے امید ہے کہ وہ جا کے بہترین وہاں پہ بات چیت کریں گے، لیکن مسئلہ حکومت کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ان کی شرائط حکومت مان جائے گی تو حکومت کو گھر جانا پڑے گا. کیا حکومت گھر جانے کے لیے تیار ہے؟ مجھے نہیں لگتا. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انگیجمنٹ تو رہے گی، لیکن کوئی حتمی ڈیل وغیرہ اس طرح مجھے ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. اچھا، سپریم کورٹ نے ایک اور بھی مشورہ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں، وہاں جا کے بات چیت کریں، اور اگر اپوزیشن ابھی وہاں جاتی ہے تو وہاں سپیس نہیں دی جاتی. آپ یہ ریسنٹلی دیکھیں، سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل جو ہوئی ہے، ماضی میں ہمیشہ یہ اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے، لیکن اب انہوں نے حکومت نے اپنے پاس رکھ لی ہے. جی، اور اب پی ٹی آئی اس پہ اعتراضات بھی اٹھا رہی ہے. دیکھیں، اس وقت تو جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے. ہر جگہ پہ انہوں نے آپس میں عہدے، کوئی آئینی عہدے بانٹے جا رہے ہیں، کوئی کمیٹیاں بانٹی جا رہی ہیں. بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن یہ جو سارے مسائل ہیں نا، اس میں دیکھیں، میں انتہائی احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ عرض کروں کہ عدالتیں جو ہے نا، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں تو تب بھی کافی چیزیں درست ہو جاتی ہیں. عدالتیں اسے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ ہمارے سیاستدانوں کو مشورے دیں. ہمارے سیاستدان بڑے سیانے ہیں، بڑے عقل مند ہیں، یہ اپنے مسائل حل کریں گے. لیکن ان کے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ دنیا میں کون سے ملک کی عدالت جو ہے وہ سیاستدانوں کو مشورے دیتی ہے. تو بڑے وہ انہوں نے اس میں دیا ہوگا، اچھے ایک اس میں دیا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو آئینی معاملات، جو کیسز ہیں، انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں ہیں، فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، الیکشن میں دھاندلی کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملے عدالتوں کے سامنے پڑے ہوئے. ان کے اوپر فیصلے کریں تو پھر کسی مذاکرات کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، خود ہی معاملات آئین اور قانون کے مطابق سیٹل ہو جائیں گے. اچھا اطہر، آپ کے لاسٹ ریمارکس لینا چاہوں گی. میاں نواز شریف صاحب کی سیاسی جانشین مریم نواز صاحبہ کی 100 دن کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا، جو نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے نریندر مودی کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ نفرت کو امید میں بدلنے پہ، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اس کے اوپر تو جو مودی صاحب نے آگے سے ان کو کوٹ ٹویٹ کیا ہے اور اپنے سیکیورٹی کنسرنز اور یہ اور وہ کیا، ان کا تو بیانیہ مودی صاحب کا وہی ہے. میرے خیال میں میاں صاحب نے جو ٹویٹ کیا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ آؤٹ آف دا بلو ٹویٹ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور یہ اسی کا ایک جو ہے، مجھے اس کا تسلسل لگتا ہے. اب کب یہ خبر سامنے آئے گی، کب یہ ہوگا یا نہیں ہو رہی، پر مجھے یہ لگتا ہے کہ رابطے ہیں اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو دونوں ملکوں کے حق میں ہے. اگر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، پاکستان اور بھارت میں تجارت ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ خطے کے اندر جو ہے کوئی ایک ملک صرف ترقی کر جائے گا. تمام خطے جو ہیں اس میں اپنی اپنی کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں اور سب ترقی کرتے ہیں. یورپ کی مثال ہمارے سامنے ہے. آج سے 70-80 سال پہلے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے، ملینز آف لوگوں کو انہوں نے مار دیا، لیکن آج یورپ ایک ہے. تو ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. کب تک اس طرح دشمنی ہم جو ہے وہ کرتے رہیں گے؟ باقی ٹھیک، مریم نواز صاحبہ کی 100 دن کی کارکردگی. جی جو آپ نے دوسرا کوشچن کیا مریم نواز صاحبہ کی، اگر آپ نے 100 دن کی کارکردگی دیکھنی ہے تو جا کے آج کسانوں سے پوچھیں. ایک خاتون وزیر اعلیٰ آئی ہیں، آپ ان خواتین ورکر سے پوچھیں کہ جو
6 महीने आने के बाद जेल से जमानत होती है और दोबारा पुलिस आके उनको पकड़ लेती है, तो जिस किस्म की इंतकामी सियासत और जिस किस्म के इंतजामी अमूर हैं वो पूरी कौम के सामने, बाकी हुकूमत तो यही कहेगी कि बड़े जबरदस्त रहे हैं। राइट, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तर्जमाकार अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आइंदा माली साल का वफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जबकि मौजूदा माली साल के इक्तिसादी सर्वे के हवाले से जारी एलामिये के मुताबिक आइंदा माली साल में माशी शरह नमू का हदफ 3.6% मुकर्रर किया गया है। ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 2% मुकर्रर किया गया है, जबकि सनती शोबे की तरक्की का हदफ 4.4% और बड़ी सनतों की शरह नमू का हदफ 3.5% रखा गया है। लामिये के मुताबिक खिदमात के शोबे की तरक्की का हदफ 4.1% और GDP में मजमूई सरमायाकारी का हदफ 14.2% मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल अफराते ज़र का औसत हदफ 12% मुकर्रर किया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक नए माली साल के लिए वफाक और सूबे मिलकर तरक्याती मंसूबों पर 3,792 अरब रुपए खर्च करेंगे, जो कि रवा माली साल के मुकाबले में 1,012 अरब रुपए ज्यादा है। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स टैक्स की शरह में मुतवक्के इजाफे की सूरत में चीनी, घी, चाय की पत्ती, नूडल्स, जैम, जेली और मेकअप की अशिया महंगी होने का इम्कान है। ज़राई के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़कर 19% होने से चीनी के फी किलो निर्ख में 5 रुपए तक इजाफा हो सकता है। इसके अलावा घी 5 से 7 रुपए, साबुन 2 से 5 रुपए और शैम्पू 15 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान है। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक हुकूमत नए साल में इनकम टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, सेल्स टैक्स, गुड्स और सेल्स टैक्स सर्विसेज, फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह की मद में 2500 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने जा रही है। FBR को 12,970 अरब रुपए की वसूली का हदफ दिया जा रहा है। सवाल यह है कि नए बजट में आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा? सवाल यह है कि नए बजट के बाद महंगाई का नया तूफान आएगा? सवाल तो ये भी अहम है कि क्या नया बजट IMF के नए बेल आउट शराइत को पूरा कर सकेगा? इस सब पर हमारे साथ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, नई हुकूमत अपना पहला बजट पेश करने जा रही है, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? बतौर इकोनॉमिक एक्सपर्ट, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान को किस किस्म के बजट की जरूरत है, या आपके ख्याल में नया बजट कैसा होना चाहिए? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल बेइंतहा अहम है जी। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को जो ऐसे चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रहे, चुनाचे ये जो बजट है ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए जो माजी के थे। यानी जो आपने कहा ना, टैक्सों में रद्द-ओ-बदल, अवाम में रिलीफ, ये सब सानवी हैसियत है। बुनियादी जो नुक्ता मेरे हिसाब से है वो ये है कि 1965 से अब तक हम 23 मरतबा IMF के पास जा चुके हैं और सिवाय तबाही बर्बादी के कुछ नहीं मिला, वरना इतने 23 प्रोग्राम नहीं होते। अब जब 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं और हुकूमत वही कर रही है कि IMF की शराइत पूरी हो जाएं, या जो IMF के साथ मामलात हैं वो हम पूरे कर दें ताकि हमें कर्जा मिल जाए, यानी मोहलत मिल जाए। उसके बाद फिर अगले 25वें प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। आवाम को जो कुछ रिलीफ दिया जाता है उससे ज़्यादा दूसरे हाथ से वापस ले लिया जाता है। तो असल जो आपका सवाल का अहम तरीन नुक्ता है उसका जवाब ये है कि एक 3 साला हिकमत अमली हमें बनानी पड़ेगी जिसका बुनियादी नुक्ता सिर्फ एक हो, वो ये कि IMF का जो ये प्रोग्राम हम जा रहे हैं 24वां, ये आखिरी प्रोग्राम हो, 25वां प्रोग्राम नहीं हो। इतनी तबाही आ चुकी है कि अमेरिका को ये पता है कि अमेरिका और IMF मिलके पाकिस्तान को नहीं बचा सकते मईशत को। ये बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उधर से अमेरिका को ये भी पता है कि अमेरिका अकेला नहीं बचा सकता और चीन भी अकेला हमें नहीं बचा सकता। तो आपने देखा कि वज़ीर साहब बहुत गए चीन, वहाँ लंबे अरसे रहे, तमाम बात उनको समझाई। उनको हमसे ज़्यादा पता था कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता नाकाम होता है तो CPEC नाकाम होगा, तो फिर चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो नाकाम होगा। उधर अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो उन्होंने इजाजत दी है कि आप चीन से फिलहाल मदद लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि अमेरिका, IMF, चीन तीनों पाकिस्तान को नहीं बचा सकते, तो फिर आपके ख्याल में क्या मौजूदा हुकूमत या मौजूदा मुआशी टीम पाकिस्तान को बचा सकती है? क्या वो इस काबिल है? इनके पास कोई प्लान है, कोई कैपेसिटी है, कोई स्किल है, कोई विजन है?
देखिए पहले मैंने ये कहा था कि अमेरिका और IMF मिलके अकेले पाकिस्तान को नहीं बचा सकते, बिल्कुल, और और ना चीन चीन को बचा नहीं सकता है। इन सबको मिलके करना पड़ेगा। लेकिन जब ये सब मिलके करेंगे तो आपको 3 साल की मोहलत मिलेगी, बाद फिर बर्बादी आएगी। इसलिए कि जो इस्लाहात खुद मुल्क करता है उसका मुतबादिल दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता। मैं बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूँ। अब जहाँ आपने हल की बात की तो मैं आपको बता दूँ, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पिछले हफ्ते एक बात की है, रिकॉर्ड पर है, तमाम मीडिया ने कवर किया, आपने भी कवर किया। वो ये कहते हैं कि जो FBR की कैपेसिटी है कि जितना उनको पाकिस्तान से टैक्स वसूल करना चाहिए उससे वो 15,000 अरब रुपया एक साल में उन्होंने कम वसूल किया है। 15,000 अरब रुपया FBR ने एक साल में, ये वज़ीर आज़म कह रहे हैं। मैंने जो फिगर दी थी उससे बहुत पहले वो 22,000 थी अरब, लेकिन उसमें सूबे भी शामिल थे। तो मेरा सिर्फ कहना ये था कि अगर ये 15,000 और सूबे मिला के अगर हुकूमत खुद कहती है कि ये कमी है और वो ये वसूल नहीं करना चाहते तो फिर तो दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता। इसका मतलब ये है हमारी वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमतें हों, हमारा SIFC हो, हमारी पार्लियामेंट और सियासतदान और खुद सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि उन्होंने इंतखाबात के अमल में मुदाखलत की थी, तो उन सब को ये यकीनी बनाना पड़ेगा। SIFC में फ़ौज भी शामिल है, मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी नाम लिया, पार्लियामेंट का भी नाम लिया, तीनों पार्टियों का नाम लिया। अगर ये सब मिलके ये नहीं तय करते कि ये जो 15,000 अरब रुपए का साल का नुकसान है जिससे ताकतवर तबके फ़ायदा उठा रहे हैं, अवाम कुचले जा रहे हैं, मईशत ख़राब हो रही है और सूबे जो कई हज़ार अरब कम वसूल कर रहे हैं, अगर ये आप वसूल नहीं करते और 3 साल हिकमत अमली जो मैंने बताई थी उससे बाहर निकले, अगर ये भी नहीं करते तो फिर पाकिस्तान। सर, IMF जिस तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि रियल एस्टेट पे टैक्स लगाएं, रिटेलर्स पे लगाएं, फाइलर्स नॉन फाइलर्स का मसला सॉर्ट आउट करें, क्योंकि अगर हम खुद वॉलंटरली अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे, ये रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो IMF तो ये कहेगा जिससे हमें कर्जा देना है और हमें करना पड़ेगा, उसकी शराइत को पूरा करना पड़ेगा अगर हमें लेना है कर्जा। जी नहीं, IMF का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान की मईशत न कमज़ोर रहे, अमेरिका की दस्तनगर रहे और IMF के प्रोग्राम से ना निकल सके। IMF कभी भी आपको नहीं कहेगा कि ये जो 15,000 या 22,000 अरब रुपए कम वसूल कर रहे हैं ये करें, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान वसूल कर ले तो फिर तो पाकिस्तान को अमेरिका की और IMF की जरूरत ही नहीं है। वो तो ये चाहेंगे कि इस साल हमारा, मतलब आप कह रहे हैं कि IMF का मकसद ये है कि हमारी मईशत कभी भी अपने पाँव पे खड़ी ना रहे और डिफॉल्ट करे, या हम उन पे हमेशा ही डिपेंडेंट रहे। इसमें शुबे की कोई बात ही नहीं है, ये तो 100% है। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान उसके दस्तनगर रहे, उनके चुंगल में फंसा रहे, ताकि वो अपनी पॉलिसी हमारे ऊपर मुसल्लत करें, क्योंकि हमारे पास एक ताकतवर फौज है, हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो दुनिया के बहुत मुल्कों के पास ज़्यादा पर नहीं है। चीन भी यहाँ आना चाहता है, अमेरिका भी आना चाहता है, तो आखिर कोई बड़ी वजह होगी तो होगा। तो अगर हम खुद इंसारी की तरफ चले जाएं तो अमेरिका का मफाद मुतासिर होगा, चीन का मफाद मुतासिर होगा और IMF का मफाद। वो नहीं चाहते हैं ये तो पाकिस्तान के सियासतदान भी नहीं चाहते, क्योंकि वो ताकतवर तबकों को नवाजना चाहते हैं, अशराफिया को। सर, जिस तरह से अब IMF की शराइत सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि टैक्सों की शरह में इजाफे के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि उनको बढ़ाया जाए, तो क्या नया बजट महंगाई का नया तूफान लेकर आएगा? देखिए बात ये थी कि पहले आप 2-3 बातें मैं रिकॉर्ड पर आपको बता दूं, चेक करें। ये जो माली साल शुरू हो रहा है इसमें रुपए की कदर गिरेगी और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरने का मतलब होता है कि आपकी इंपोर्ट्स भी महंगी होंगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, गैस के नर्ख बढ़ेंगे, अवाम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएंगे, तालीम और सेहत का बजट कम होगा, तरक्याती अखराजात में कटौती होगी और सूबे जो वफाक को गालियां देते हैं कि जी हमें लूट लिया, वही कहेंगे कि जनाब जो आप हमें NFC बार्ड के तहत पैसा देते हैं हम वो पूरा खर्च नहीं करेंगे ताकि जो है वो आपका बजट खसारा ना बड़ा। गठजोड़ है, इसलिए कि चारों सूबे, वो तीनों पार्टियां ये चाहती हैं कि कर्जे मिलते रहें, अवाम पर बोझ डाले जाता रहे ताकि अमेरिका भी खुश रहे, वो भी खुश रहे और अशराफिया अपना फ़ायदा करती रहे। तीनों पार्टियों में कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो कट्स की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो IMF टारगेटेड सब्सिडीज की भी बात कर रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की अगर बात करें तो उसकी रकम इजाफा करने के लिए IMF ने कहा है और कहा जा रहा है कि 121 अरब रुपए का इजाफा करी है हुकूमत। तो जहां मुश्किल शराइत है वहां पर अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं अवाम के लिए,
देखिए ये सब जो फूल पत्तियां जब आप किसी की जड़ खोदते हैं ना, किसी की जब आप जड़ खोदते हैं तो ऊपर फूल पत्तियां लगा देते हैं। जब अंदर जो है वो दूल्हा के पास उसके पैसे नहीं होते कमीज के, तो वो शेरवानी पहन लेता है, गरीब आदमी बेचारा। तो ये तो फूल पत्तियां हैं। और ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये तो भिखारियों को भिखारी बना रहा है। इस्लाम में कहाँ है कि आप लोगों को खैरात ज़कात दें? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, कि जनाब आप गरीब से कहा था कि तुम लकड़ी काटो जाके, रस्सी खरीदो और बर्तन बेचो और रिस्क कमाओ। हम तो उल्टा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपके वक्त का। यकीनन आने वाला बजट आवाम, हुकूमत और पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नाजरीन, मुझे लेने एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है, हमारे रियासती निज़ाम में बहुत सारी खामियां मौजूद हैं। हम अपने प्रोग्रामों में उन तमाम मसाइल, चैलेंजेस और खामियों का जिक्र रोज़ाना करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया को शायद इस तनकीद का भी सामना करना पड़ता है कि पाकिस्तान का मीडिया हमेशा माशरे के मनफी पहलू दिखाकर मायूसी फैलाता है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाएंगे। आज हम पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करेंगे, उम्मीदों के पाकिस्तान की बात करेंगे, रोशनियों के पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तानी आवाम के इसार और कुर्बानी के जज्बे की बात करेंगे, उन तमाम नेमतों, उन तमाम वसाइल और उन तमाम खूबियों का जिक्र करेंगे जो अल्लाह ने पाकिस्तान को कुदरती तौर पर अता की है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान उस काबिल फ़ख्र अदारे की बात करेंगे जो दिहाइयों से दुनिया भर में दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। हमारे आज के मेहमान अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर हफीजुर रहमान सर, आपको खुशामदीद। सर, अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का एक काबिल फ़ख्र अदारा है। दिहाइयों से ये अदारा रंग, नस्ल और मजहब की कैद से आज़ाद होकर दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है। खिदमत के इस सफ़र में आपने पाकिस्तानी अवाम के जज्बे को कैसा पाया? कौमी फलाही कामों में किस किस तरीके से अपना हिस्सा डालती है ये कौम? बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से ये इंट्रो दिया इस प्रोग्राम का और मुस्बत रवैयों की बात की है जी, तो एक आध मिनट में उस पर बात करना चाहूँगा कि दो रवैये हैं, एक मायूसी का और एक उम्मीद का। ये दोनों मुतज़ाद हैं, दो पोल्स हैं डिफरेंट। हमें लोगों को मायूसी से निकाल के उम्मीद की तरफ लाना चाहिए और ख़ुद जो हमारा पाकिस्तान है इसके अंदर इतने वसाइल हैं, इसकी इतने प्लस पॉइंट्स हैं कि जिनका तज़किरा होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बागो बहार मुल्क है, इसके अंदर हर तरह की सलाहियतें मौजूद हैं, वसाइल मौजूद हैं। और सबसे बड़ा, मैं उन तफसीलात में नहीं जाता कि पाकिस्तान के पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक बात सिर्फ आपसे रखता हूँ कि अगर आप सिर्फ इस चीज़ को देख लें कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम में से 16 करोड़ वो लोग हैं जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं जी, और उनमें से 8 करोड़ वो हैं जो फ़आल ज़िंदगी की उस दौर से गुज़र रहे हैं, यानी 16 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक वाले लोग। हमें असल में इन लोगों को मुस्बत रुख दिखाना चाहिए, इनको तालीम देनी चाहिए, इनको सेहत देनी चाहिए, हुनर दें, इनको किरदार दें, फिर और इन्हें रुख दिखाएं तो इंशाअल्लाह ये इस माशरे को भी बदल देंगे और पूरे मुल्क को भी तरक्की की राह पे गामजन कर देंगे। आपने अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का जिक्र किया, तो अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान असल में पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशां है और उसने उन एरियाज़ का इंतखाब किया है कि जिन पे काम करने के बाद हम तवक्को करते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पे गामजन होगा। जैसे कि मैंने किया कि 2 करोड़ 62 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। जाहिर है उन सबको हम स्कूल तक नहीं पहुंचा सकते, तो उसमें से हमने मोस्ट वल्नरेबल बच्चों को चुना और अब तक हम तकरीबन 30,000 यतीम बच्चे जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनको स्कूलों में पहुंचा चुके हैं। उनको हम बेहतरीन खुराक मुहैया कर रहे हैं, उनकी जो वालदाएँ हैं उनकी हम एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, उनको खुद मुख्तार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 20,000 से ज़ायद बाहिम्मत माएँ हैं। इस तरह से हम तकरीबन 2.5 अरब रुपए सालाना सिर्फ इस शोबे पे खर्च कर रहे हैं ताकि ये मजलूम बच्चे जो यतीम भी हैं और स्कूलों में नहीं जा सकते थे उनको तालीम दिया जाए ताकि वो माशरे का एक फ़ाल हिस्सा बने। इसके अलावा हम सेहत देना चाहते हैं
उन लोगों को जिनको सेहत की सहूलतें नहीं हैं। तो जितने भी दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे हमने सेहत के अदारे कायम किए हैं। इस वक्त हमारे 54 अस्पताल चल रहे हैं और 100 से ज़ायद मेडिकल सेंटर्स हैं। इसी तरह 112 जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं और कलेक्शन सेंटर्स हैं, 350 एम्बुलेंसेज इस वक्त चल रही हैं। तो ये सारा निज़ाम जो है सेहत का तकरीबन 10 अरब रुपए सालाना इस पे खर्च होते हैं। इससे हम गरीब लोगों तक ये सेहत की सहूलतें, मायारी सहूलतें उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेहत के शूबे में हम ख़ास तौर पे ये बात कर रहे हैं कि मायारी चीज़ें अफोर्डेबल प्राइस पे पहुँचाएँ और जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी एक्सेस हो इन तमाम सहूलतों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाल ही में हमने कराची में एक डायग्नोस्टिक लैब बनाई 1 अरब रुपए की लागत से, जिसमें CT, MR और तमाम तरह की डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जो हैं मौजूद हैं और क्वालिटी में किसी से भी कम नहीं है। हमारे अलखिदमत के और बहुत से शोबे हैं, तालीम शोबा है, पानी का शोबा है और पानी के शोबे में अब तक हम 28,000 कुएँ और हैंड पम्प्स और फिल्ट्रेशन प्लांट और मुख्तलिफ चीज़ें लगा चुके हैं और तकरीबन 1 अरब रुपए सालाना उस पर भी खर्च करते हैं। नो बड़े डाउट पैमाने डॉक्टर पे साहब काम के किया है। अलखिदमत फाउंडेशन बड़े कमाल प्रोजेक्ट्स कर रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने हमें समझाया कि किस किस तरह से कौन कौन प्रोजेक्ट्स पे और कैसे प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं। सर ये बताइए, पाकिस्तानी अवाम बतौर डोनर्स और वॉलंटियर्स उनका जज्बा आप कैसे देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना रोल अदा किया है इन अलखिदमत के टारगेट्स को अचीव करने में? जी, इसमें बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो है वो डोनर्स। तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द टॉप कंट्री है कि जिसके अवाम जो हैं फिलैंथ्रोपी एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बड़े पैमाने पे इमदाद मुहैया करते हैं, मुख्तलिफ हादसात में भी और अमूमी तौर पर भी। और दूसरी चीज़ है कि आगे बढ़कर जो वॉलंटियर काम करने का जज्बा है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हमारे कमोबेश 70,000 ऐसे रजिस्टर्ड वॉलंटियर हैं जो मुख्तलिफ औकात में फ़ौरन सामने आते हैं, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी तनख्वाह के। वो दिन रात मेहनत करते हैं और अब हमने तय कर रखा है, क्योंकि उन जज्बों को देखते हुए जिस तरह हमारा जवान आगे बढ़ के मुस्बत कामों में हिस्सा लेना चाहता है, तो अलखिदमत ने तय किया है कि अगले इंशाअल्लाह 3-4 सालों के अंदर हम 1 मिलियन इन नौजवानों को अपने साथ रजिस्टर्ड करेंगे, इनको ट्रेंड करेंगे और इनको मुस्बत एक्टिविटीज़ दिखाएंगे भी सही और उन पर लगाएंगे भी। गजा जंग की बात की तो थोड़ा एक्सप्लेन करें कि अल खिदमत फाउंडेशन ने किस तरह से गजा में कंट्रीब्यूट किया, वहाँ पे आप गए, वहाँ भी तो आपने वो सारा आप एक्सप्लेन अगर करें कि आपने ईद भी उनके साथ मनाई तो वो किस तरह से था? जी, ईद तो मैंने पिछली भी उनके साथ मनाई थी और अब ईद कुर्बान पे भी इंशाअल्लाह मैं जुम्मे के रोज़ जा रहा हूँ। अच्छा। और पूरा 1 हफ्ता मैं उनके साथ हूँगा। वहाँ पे हम कुर्बानियाँ भी करेंगे और वहाँ पे जो मिस्र के अंदर इस वक्त ये मिस्र के अंदर इस वक्त तकरीबन 1 लाख मुहाजिरीन आ चुके हैं गजा से, जो कायरो में, इस्माइलिया में और अरीश के इर्द गिर्द रहते हैं। उन तक हम कुर्बानी का गोश्त भी पहुंचाएंगे और उनकी दीगर इमदाद भी करेंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे और ईद भी उनके साथ मनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो असल बात मैं बताना चाहता हूँ कि अवाम ने हमारी इतनी पजीराई की, इस कदर आगे बढ़कर हमें रकूमात मुहैया की कि हमने बड़े पैमाने पर वहाँ पर इमदाद पहुँचाई है। अब तक हम 6 हवाई जहाज़ों के ज़रिए और 2 बहरी जहाज़ों के ज़रिए 2000 टन से ज़ायद इमदाद, जो कि 2.5 अरब रुपए की बनती है, वहाँ तक पहुँचा चुके हैं। 20 एम्बुलेंसेज हमारी तैयार हो रही हैं, 2 पहुँच चुकी हैं, बकिया जाने वाली हैं, 5 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हम भेजने वाले हैं। इसके अलावा वहाँ के सैकड़ों बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, टर्की में, मिस्र में और पाकिस्तान में उनकी तालीमी जो सहूलतें हैं उनको मुहैया करने के लिए। और हमने तय कर रखा है कि हर वो बच्चा जो पाकिस्तान के अंदर दाखिला ले सकता है, अब तक 100 से ज़ायद लोग आ चुके हैं, मौजूद हैं पहले और मज़ीद भी आ रहे हैं। और टर्की के अंदर भी मेडिकल के स्टूडेंट्स को पहुँचाया है, उनकी इमदाद भी हमने मुकर्रर किया, महाना उनको हम दे रहे हैं। इस तरह मिस्र में जो बच्चे गजा के पढ़ रहे हैं उनकी इमदाद भी कर रहे हैं। नो डाउट ये बहुत बड़े पैमाने पे आपने जैसे कहा कि 2.5 अरब काफ़ी बड़ी रकम है जो आपने बहुत बड़े पैमाने पे इकट्ठी की है। अच्छा सर, ये बताइए, जिस अगर फलाई तंजीमें, अगर अल खिदमत फाउंडेशन ये सब कर सकती है तो हमारी हुकूमतें क्यों नाकाम हो जाती हैं? वो क्यों नहीं तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में वो क्यों नहीं कामयाब हो पाती?
اگر کوئی قدرتی آفات آ جائے, ہماری فلاحی تنظیمیں آگے آگے ہیں لیکن حکومتیں ناکام دکھائی دیتی ہیں, ریاست ناکام دکھائی دیتی ہے. دو چیزیں جی. ایک تو پہلے میں ذرا وضاحت کر دوں کہ 2.5 ارب روپے تو صرف سامان بھیجا ہے, جو بقیہ ہم کام کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے, اور مجھے توقع ہے کہ اگلے چند ماہ کا ساری ایکٹیویٹیز ملا کے یہ ہمارا سارا جو کام ہے وہ 10 ارب سے تجاوز کر جائے گا غزہ کا صرف. اچھا, دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ غزہ کے معاملے میں ہماری حکومت کا ہم سے بہت تعاون رہا ہے, اور ان کا تعاون تھا تبھی ہم یہاں سے ہوائی جہازوں پر اور بحری جہازوں پر سامان بھیج سکے. وہاں پہ جو ہمارے پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں کائرو کے اندر, ان کا بہت تعاون ہے, وہ ہمارا سامان ریسیو کرتے ہیں, اور وہاں سے ایجپٹ کی گورنمنٹ اور ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے ذریعے وہ سارا سامان اندر پرائرٹی پہ بھجوایا جا رہا ہے. یہ ساری تعاون تبھی ہوا کہ پاکستان کی NDMA اور فارن منسٹری ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی مزید کرے گی. ایک بات بتائیے, آپ کے فنڈز اربوں میں ہوتے ہیں اور یہ پبلک منی ہوتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ ٹرسٹ آپ کیسے انشور کرتے ہیں, شفافیت کا یہ کریڈیبلٹی آپ نے کس طرح سے لی ہے؟ کیونکہ اصل میں یہاں تو اگر بات کریں ہم حکومت کو ہم ٹیکس دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں, یا ویسے بھی اگر ہمیں کسی حکومتی ادارے کو دینا پڑے تو ہم گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح جگہ پہ یہ انویسٹ ہوتے ہیں یا نہیں. اور کرپشن کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کرپشن انڈیکس میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. سو آپ یہ شفافیت کو کیسے انشور کرتے ہیں, یہ اس انٹیگریٹی کو, اس آنیسٹی کو آپ کیسے انشور کرتے ہیں؟ بالکل, دو چیزیں اصل میں. ایک تو لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ بڑی ڈیفرنٹ قسم کی NGO. مثلا آپ دیکھیے کہ میں الخدمت فاؤنڈیشن کا پورے ملک کا صدر ہوں, میرے ساتھ 9 نائب صدور ہیں اور بڑی ٹیم ہے. اس طرح ریجنل آفیسز ہیں, ان کی ٹیم ہے, اور سٹی 150 سٹیز میں ہماری ٹیم ہے. تو کل یہ 1900 افراد بنتے ہیں جو کہ آفس بیئررز ہیں مختلف مقامات کے الخدمت فاؤنڈیشن کے. یہ 1900 کے 1900 تمام والنٹیئر ہیں, ان میں سے کوئی ایک پیسہ بھی تنخواہ نہیں لیتا. یہ اپنا کام کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں, اور آگے بڑھ کر پھر یہ کام اپنے جو وقت بچتا ہے اس میں سے یہ والنٹیئر بیسس پہ یہ کام کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ٹرسٹ بحال ہوتا ہے. دوسرا, جو حکومتی ادارے ہیں, FBR ہے, جو ہمارا SCCP ہے, اور جو مانیٹرنگ ادارے ہیں, ان کے ساتھ ہم 100% تعاون کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, لاسٹ آپ کے ریمارکس لینا چاہوں گی. اس خدمت کے سفر میں آپ نے پاکستانی عوام کے جذبہ ایثار اور قربانی کو کیسے پایا؟ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر وہ ان کا جذبہ و ایثار نہ ہوتا تو ہم اتنا آگے بڑھ کر کام نہ کر سکتے. الحمدللہ پاکستان کا شمار ان قوموں میں ہوتا ہے جو اس معاملے میں بہت آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں, عام حالات میں بھی اور ہنگامی حالات میں بھی. جیسے میں نے کہا, غزہ تو ہم سے بہت دور ہے, لیکن جو عوام ہے وہ پیچھے نہیں ہے, وہ آگے بڑھ کر تعاون کر رہی ہے. اور میں نہ صرف یہ کہ ان کی تعریف کرتا ہوں بلکہ اپنے عوام کی, اپنے ڈونرز کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ایک بہترین NGO پر ٹرسٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ we will not disappoint you, not at all انشاءاللہ. No doubt sir, we are really proud of you. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ الرحمان, الخدمت فاؤنڈیشن کے سربراہ. ناظرین, یہ ہے اصل پاکستان, امیدوں کا پاکستان, روشنیوں کا پاکستان, خدمت کا پاکستان. ناظرین, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.